हेलो। तो इसके पहले आप लोगों ने पिछले वीडियो में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो आपकी जानकारी थी उसको आपने थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया। और अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। रेप्लिकेशन यानी एक डीएनए से दो डीएनए। ये जो जीवन की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, जो भी लाइफ हम देखते हैं उसकी जो सबसे अहम प्रॉपर्टी होती है वो रिप्रोडक्शन, यानी लाइफ कैन रिप्रोड्यूस। एक लाइफ से दूसरी लाइफ बन सकती है, एक सेल से दूसरा सेल बन सकता है। इस रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी के कारण ही तो आज हम जो भी जीवन देख रहे हैं वो है। कभी एक बार पहली बार धरती पर किसी तरह से कोई जीवन बना होगा, अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं आती तो वो खत्म हो जाता कुछ दिनों के बाद, है ना। तो इस रिप्रोडक्शन की ही कैपेसिटी से वो धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, इवोल्यूशन होता गया। तो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। जीवन का ये फाउंडेशन है, जो कि इवोल्यूशन का भी ये फाउंडेशन है, जो जीवन को इवॉल्व करने में मदद करता है। और इस जो इसकी जो फाउंडिंग कैरेक्टर है लाइफ की, रिप्रोडक्शन, इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य ये डीएनए का रेप्लिकेशन। ये ही वो मॉलिक्यूल है जो एक मॉलिक्यूल से ठीक उसी की दूसरी कॉपी बना देता है। आप जीवन के रिप्रोडक्शन में आप क्या देखते हैं? इंसान है, उसका बच्चा इंसान जैसा हो जाता है। इंसान का बच्चा घोड़े जैसा नहीं होता, बंदर जैसा नहीं होता। इंसान का बच्चा इंसान जैसा हो जाता है, बंदर का बच्चा बंदर जैसा हो जाता है। कैसे ऐसा होता है? इसके मूल में, इसके रूट में डीएनए है, क्योंकि एक डीएनए में ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी कॉपी करके अपने ही जैसा एक दूसरा डीएनए बना ले। एक डीएनए से दो डीएनए बन जाना, एग्जैक्टली उसी की कॉपी। इसी से, इसी कॉपीइंग से एक सेल से दो सेल बन जाता है, एक सेल से दो सेल बन जाता है। ये सेल का रिप्रोडक्शन है, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं, वो भी एक सेल का रिप्रोडक्शन है। और यही प्रॉपर्टी आगे चल के बढ़ते बढ़ते इवॉल्व होते होते एक जीव से दो जीव बन जाने की प्रॉपर्टी में बदल गई। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है, ये रिप्रोडक्शन में, इवोल्यूशन में, इन सारी चीजों में इसकी अहम भूमिका है, डीएनए रेप्लिकेशन। What is DNA replication? This is duplication of DNA, formation of two DNA molecules from one DNA. This is duplication, or this is also known as replication. This is the first question. Next, why DNA replication? क्यों इसकी जरूरत है? Why it is required at all? To duplicate the genetic material before cell division. आप जानते हैं सेल डिवाइड होता है माइटोसिस में, एक सेल से दो सेल बनते हैं। और माइटोसिस में क्या होता है? किसी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम की संख्या है, वो घटती नहीं है। एक सेल से दो सेल बने, मदर सेल से दो डॉटर सेल बने। मदर में 4 क्रोमोसोम है, तो दोनों डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम होते हैं। मदर सेल में 4 क्रोमोसोम है और वो डिवाइड हो गई दो डॉटर सेल में, तो दोनों डॉटर सेल में ऐसे तो आधा आधा हो जाता, तो दो दो क्रोमोसोम होते ना, लेकिन दो दो नहीं होते हैं। कितने होते हैं? दोनों में फिर 4 होते हैं। तो ये कैसे होगा भाई? ये तभी होगा जबकि सेल डिवीजन के पहले जो उसका क्रोमोसोम है 4, उसके भीतर जो डीएनए का मटेरियल है वो सब डबल हो जाए, दो दो क्रोमोसोम, दो दो डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाए। इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक पिता के पास 4 बीघे जमीन है, उसके 2 बच्चे हैं। अब वो दोनों बच्चों में जमीन उसको बांटना है। 4 बीघा है तो कितना बांटेगा? वो 2-2 बीघा दोनों में बांटेगा, तो जमीन कितनी हो गई? आधी हो गई। लेकिन अगर पिता चाहता है कि भाई मेरे पास 4 बीघा था तो मेरे बच्चों के पास भी 4-4 बीघा है,
ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब वो अपने बच्चों में जमीन को बांटने के पहले 4 बीघे से 8 बीघे जमीन कर ले, यानी 4 बीघा कहीं से और इंतजाम कर ले, खरीद ले, ठीक है, अपने 4 बीघे जमीन को वो डबल करे, खरीद ले, ठीक है। तो जमीन तो भाई, जमीन तो नहीं रेप्लिकेट हो सकती, वो तो और खरीदना ही पड़ेगा उसको। यही तो जीवन और अजीवन में, लाइफ और नॉन लाइफ में अंतर है। जमीन 2 बीघे की 4 बीघे कैसी होगी भाई? 2 बीघे और खरीदो। 4 बीघे का 8 बीघे कैसे होगा? 4 बीघा और खरीदो। लाइफ में क्या है, डीएनए में क्या है? चार चार क्रोमोसोम है, उसी 4 का 8 बन जा रहा है। तो जैसे उस फादर को जिसके पास 4 बीघे जमीन थी, अपने 2 बच्चों को जमीन बांटना है और दोनों को वो चाह रहा है कि जो मेरे पास जितनी थी उतनी ही दें, उससे कम ना हो, तो अपनी जमीन को उसको डबल करना पड़ेगा। उसी तरह से एक मदर सेल के पास 4 क्रोमोसोम है, वो अपने दोनों बच्चों को, दोनों डॉटर सेल को चाहती है कि जो हमसे बने वो उनको भी 4-4 ही हो, कम ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 क्रोमोसोम को डबल करना पड़ेगा। तो डबल कैसे होता है? क्रोमोसोम में है क्या? डीएनए। ये 4 क्रोमोसोम है, ये चारों क्रोमोसोम किस चीज से बना है? ये डीएनए से बना है। ये भी डीएनए, ये डीएनए का मॉलिक्यूल, ये डीएनए का मॉलिक्यूल। तो जो 4 क्रोमोसोम है वो वास्तव में क्या है? 4 डीएनए के मॉलिक्यूल हैं। तो मदर सेल क्या करती है कि इन चारों डीएनए के मॉलिक्यूल को डबल करके और डुप्लीकेट कर देती है ना। अब देखिए, हर डीएनए का मॉलिक्यूल डुप्लीकेट हो गया, हर डीएनए का मॉलिक्यूल डुप्लीकेट हो गया। उसी क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमोसोम हो गए, डुप्लीकेट हो गया ना। अब जब डिवीजन होगा तो यही 4 इस डॉटर सेल में, 4 इस डॉटर सेल में, ठीक। पहले मदर के पास 4 क्रोमोसोम थे, 4 थे, यानी 4 डीएनए के मॉलिक्यूल। मदर सेल को डिवाइड करना है, इसने क्या किया? चारों क्रोमोसोम को, यानी चारों डीएनए के मॉलिक्यूल को डबल कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया, ठीक। अब क्रोमोसोम अभी तो देखने में 4 ही हैं, लेकिन वास्तव में हर क्रोमोसोम के अंदर 2-2 क्रोमोसोम है ना। सबके अंदर 2-2 है। तो ऊपर से भले 4 हैं, लेकिन इंटरनली 8 हो गए। हर क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड्स हो गए, एक क्रोमेटिड कहलाते हैं। और अब जब डिवीजन होगा तो क्या होगा? ये 4 इधर गए और 4 इधर गए। तो इस तरह से हर दोनों डॉटर सेल को फिर 4-4 क्रोमोसोम मिल गए। कैसे मिले? क्योंकि जो डीएनए था मदर सेल के पास, उसका रेप्लिकेशन हो गया, है ना। तो 4 जैसे क्रोमोसोम थे, जो उनका स्ट्रक्चर था, ठीक उसी की डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई, ठीक। इसी को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन? टू डुप्लीकेट द जेनेटिक मटेरियल बिफोर ईच सेल डिवीजन। व्हेन, कब होता है ये डुप्लीकेशन? तो आप जानते हैं डीएनए सेल डिवीजन के पहले जो एस फेज होता है, सेल साइकिल में एस फेज आता है ना, इसी एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक। आप जानते हैं कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें पोलैरिटी होती है, यानी डायरेक्शन होता है। एक सिरा 5 प्राइम कहलाता है, दूसरा सिरा 3 प्राइम कहलाता है, ठीक। तो ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 to 3 में बन रहा है या 3 to 5 की तरफ बढ़ रहा है? तो ये हमेशा 5 to 3 की तरफ बढ़ता है, 5 to 3 की तरफ बढ़ता है। देखिए, 2 डीएनए के स्ट्रैंड है। ये एक स्ट्रैंड है जिसका इधर 3 प्राइम है और दूसरी तरफ 5 प्राइम है, और ये दूसरा वाला, इसका इधर 3 प्राइम है और इधर 5 प्राइम है। तो ये तो पुराने स्ट्रैंड है, और ये जो नया बन रहा है, ये देखिए ये किधर बन रहा है? 5 प्राइम से इसकी शुरुआत हुई है और जा रहा है किधर? 3 प्राइम की तरफ। बढ़ रहा है किधर? कौन सा सिरा इसका बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है? 3 प्राइम वाला सिरा ग्रो कर रहा है। ये नहीं ग्रो करेगा, ये सिरा ग्रो कर रहा है, 3 प्राइम वाला। अब ऐसा क्यों है कि ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है, इसका इधर 3 प्राइम है, और जो नया बन रहा है इसका इधर 5 प्राइम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, इसके दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं।
दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक, तो ये एंटी पैरेलल पहले से ही बन रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन किधर होता है डीएनए का? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्यों इधर ही होता है, ये हम लोग आगे मैकेनिज्म में जानेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3। ठीक, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड और डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट आप लोग जानते हैं, आगे हम लोग इसका रीजन जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी नया मॉलिक्यूल डीएनए का बनता है उसमें एक पुराना स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है। अब देखिए, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक, अब ये इसका रेप्लिकेशन होना है। रेप्लिकेशन कैसे हुआ? ये दो ग्रीन कलर के दिखाए गए हैं ना, तो ये जब अलग हुए तो एक ग्रीन पर एक रेड बन गया और एक ग्रीन पर दूसरा रेड बन गया। रेड का मतलब नया स्ट्रैंड, ग्रीन का मतलब पुराना स्ट्रैंड। तो जो मॉलिक्यूल बना नया वाला, ये इसमें क्या है, आधा तो पुराना ही रह गया और आधा नया हो गया। यहाँ देखिए, आधा पुराना स्ट्रैंड और आधा नया, यानी दो स्ट्रैंड में से एक पुराना और एक नया। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, फिर ये अलग होंगे तो एक ग्रीन पर फिर एक नया बन गया रेड, रेड पर फिर एक नया रेड बन गया। अब ये जो दो नए रेड हैं इसमें भी एक यहां से आया है, ये वाला है, और एक नया है। ठीक, यहाँ भी एक पुराना है और एक नया है। तो सेमी कंजर्वेटिव का यही मतलब होता है कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो जो नया मॉलिक्यूल बनता है, एक से दो बने तो दोनों में क्या हुआ कि एक एक पुराना वाला, ये जो दो हैं, एक इसको मिल गया और एक इसको मिल गया, और इसी पर एक नई कॉपी तैयार हो जाती है। पुराने वाले पर ही नई कॉपी तैयार। इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल फाइडेलिटी निश्चित रहता है कि जो नया बन रहा है ये पुराने जैसा ही होगा, जो पुराने का सीक्वेंस है वही नए का सीक्वेंस होगा। ठीक, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वही सीक्वेंस नहीं बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। पूरक का मतलब है कि जहां इसमें ए है वहां इसमें टी होगा, जहां इसमें जी है वहां इसमें सी होगा, जहां इसमें सी है वहां इसमें जी होगा, जहां इसमें टी है वहां इसमें ए होगा। इसी का ये कॉम्प्लीमेंट्री नया बनता है। दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। थोड़ा आपने डायरेक्शन देखा 5 to 3, और रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। अब कुछ बनाना है, नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है, तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए इसकी एक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, सेल के पास लिस्ट होनी चाहिए। तो ये चीजें चाहिए, सबसे पहले एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए। रिक्वायरमेंट्स जो है डीएनए रेप्लिकेशन के, डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब डीएनए ऐसा नहीं होता है कि एकदम से नया न्यूक्लियोटाइड कहीं से जोड़ के बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी डीएनए बनता है एक पुराना स्ट्रैंड पहले से रहता है डीएनए का, डीएनए का एक पुराना स्ट्रैंड होगा, इसी की नई कॉपी होके और एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। ऐसे दिखाने की वजह मैं ऐसे दिखा, एंटी पैरेलल होता है ना, एक हमेशा पुराना होगा और इसी के साथ एक नया बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा कि यहाँ कुछ नहीं है, जीरो है और अचानक से दो ऐसे स्ट्रैंड बन गए, ऐसा नहीं होता। जब भी बनता है एक पुराना स्ट्रैंड होता है ना, और उसके साथ एक नया स्ट्रैंड ऐसे 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 तैयार हो। ठीक, तो ये जो स्ट्रैंड पहले वाला है ये कहलाता है डीएनए टेम्पलेट। पुराना जो स्ट्रैंड है इसको क्या कहते हैं, डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, दूसरी चीज होती है आरएनए प्राइमर। प्राइमर क्या होता है भाई? प्राइमर ये होता है कि डीएनए को बनाने वाला जो एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज उसका नाम है, दुर्भाग्य से ये जीरो से काम करना नहीं जानता। यानी अगर
जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, अब इस पर नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है, तो अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक, तो कुछ नहीं है तो ये नया डीएनए स्ट्रैंड बना नहीं पाता है, यहाँ जीरो है, कुछ नहीं है तो जीरो से नहीं शुरू कर पाएगा, कुछ पहले से छोटा सा डीएनए यहाँ होना चाहिए या कोई न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर होना चाहिए। अब सवाल है कि ये आएगा कहां से न्यूक्लिक एसिड, भाई कभी तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और ये डीएनए पॉलीमरेज ये जीरो से शुरू करना जानता ही नहीं है, तो इसकी मदद करता है दूसरा एंजाइम डीएनए प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है कि यहाँ डीएनए के पहले एक छोटा सा आरएनए बना देगा, ये डीएनए की स्ट्रैंड मेरा हाथ और ये पेन क्या है, आरएनए, तो डीएनए प्राइमेज क्या करता है कि यहाँ एक आरएनए बना देता है, ठीक। अब ये आरएनए पर जो है ये न्यू फाउंडेशन का काम करता है ना। अब इस आरएनए के ऊपर आसानी से डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बना देता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है इस आरएनए के ऊपर इसी पर जोड़ के डीएनए मॉलिक्यूल बना देता है। मतलब ये है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है नया डीएनए स्ट्रैंड बनाए, इसके लिए पहले से कुछ न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, तो अब जब जीरो है तो कहां से आएगा, तो आरएनए प्राइमेज के साथ ये शर्त नहीं है, डीएनए प्राइमेज के साथ, प्राइमेज क्या करता है आरएनए का मॉलिक्यूल बनाता है, और इसके लिए शर्त नहीं है कि नीचे कुछ ना हो, कुछ हो पहले, वो जीरो से शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले एक टेम्पलेट डीएनए का है और इसके साथ एक आरएनए मॉलिक्यूल जिसको हम प्राइमर कहते हैं ये बनता है और इसको प्राइमेज बना देता है, ठीक। आगे हम लोग और इसके मैकेनिज्म को ठीक से देखेंगे। टेम्पलेट और प्राइमर के बाद हमें प्रिकर्सर्स, प्रिकर्सर्स मतलब रॉ मटेरियल जिससे कि डीएनए बनेगा। ये आप ध्यान रखिए कि डीएनए किस चीज से बना है, न्यूक्लियोटाइड से। कैसे न्यूक्लियोटाइड है वो, उसमें क्या क्या न्यूक्लियोटाइड, एक शुगर बेस, एक फॉस्फेट और एक ही नाइट्रोजन बेस, यानी फॉस्फेट एक है हर न्यूक्लियोटाइड में, मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड से, मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब डीएनए की सिंथेसिस करनी होती है तो मोनोफॉस्फेट वाले आके नहीं कर पाते हैं सिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस के लिए चाहिए ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे तो वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फीजिबल नहीं होता है। ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स अगर आए हैं बनाने के लिए डीएनए तो वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फीजिबल होता है, ठीक है। और इस काम के लिए कई सारे एंजाइम्स चाहिए। तो सबसे पहली चीज डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, डीएनए टेम्पलेट, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। दूसरी चीज क्या बनेगी, आरएनए प्राइमर बनेगी। तीसरी चीज क्या चाहिए, जो प्रिकर्सर्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, कैसे होने चाहिए, ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड्स। डीएनए में है वास्तव में मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड, लेकिन डीएनए बनाने के लिए कैसे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक। और एंजाइम्स चाहिए, यहाँ कुछ एंजाइम्स की लिस्ट दी हुई है, आगे हम लोग देखेंगे। डीएनए हेलिकेज है, हेलिकेज यानी जो हेलिक्स को तोड़े, गाइरेज इसका भी हम लोग देखेंगे आगे काम, एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए लाइगेज ये दो सेगमेंट्स को जोड़ने वाला, लाइगेट करता है, जोड़ता है। मैकेनिज्म ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहला काम होता है अनवाइंडिंग। डीएनए कैसा है, ऐसे है ना, ट्विस्टेड है ना डीएनए, तो ट्विस्टेड में कैसे इसका रेप्लिकेशन होगा, ट्विस्ट को पहले खोलना पड़ेगा, ठीक। ये जो ट्विस्ट है, मेरी दोनों उंगलियों को देखिए ऐसे ट्विस्टेड है, इस पर एंजाइम नहीं काम कर पाएंगे, रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो पहले एक एंजाइम आता है हेलिकेज, जो इस हेलिक्स को तोड़ता है, ठीक। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए बाय डीएनए हेलिकेज। डीएनए गायरेज, गायरेज जो है रिमूव्स
पॉजिटिव सुपर ट्विस्ट। डीएनए जो ये हेलिक्स है इसके ऊपर सुपर ट्विस्ट बन जाते हैं। उन सुपर ट्विस्ट को यानी ट्विस्ट के ऊपर भी डबल ट्विस्ट जो होता है उसको ये डीएनए गायरेज रिमूव करता है। एसएस बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ये जो डीएनए जब ये ट्विस्ट है और ये खुला तो अब ये फिर से न ट्विस्ट हो जाए, इसके लिए इसमें कुछ प्रोटीन्स आकर बाइंड कर लेते हैं। जो सिंगल स्ट्रैंड वाला रीजन है दोनों तरफ सिंगल स्ट्रैंड हो गया है, इसको आके पकड़ लेते हैं जगह जगह। इससे क्या होता है कि फिर से ट्विस्ट नहीं कर जाता, पकड़ के रखने के लिए। ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है। प्राइमेज, अब आता है प्राइमेज। ये क्या करता है कि ये आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस कर देता है, ठीक है। और फिर डीएनए पॉलीमरेज, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। थर्ड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सबसे ज्यादा एक्टिव यही होता है। ये पॉलीपेप्टाइड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करता है डीएनए पॉलीमरेज। ये देखिए सबसे पहले आरएनए प्राइमर की बात, ये एक डीएनए टेम्पलेट है, यानी डीएनए का एक स्ट्रैंड अलग अलग हो गया है, एक अलग है, ये एक दिखाया गया, इधर 5 प्राइम इधर 3 प्राइम। अब देखिए सबसे पहला काम क्या हो रहा है, डीएनए नहीं बन रहा है, इसके ऊपर आरएनए बन रहा है, यही आरएनए प्राइमर है। ये भी एंटी पैरेलल, इधर 3 प्राइम है तो इधर इसका 5 प्राइम और इधर इसका 3 प्राइम। ये दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल, ठीक। अब ये आरएनए प्राइमर के ऊपर अब ये नया डीएनए बन गया, ठीक है। इसके कंपैरेटिव, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या है, ब्लैक कलर का टेम्पलेट है, डीएनए टेम्पलेट, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट। इसी की नकल होकर ये आरएनए भी बना है, आरएनए प्राइमर, ये भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन ये जब थोड़ा सा बन गया तो इसके ऊपर डीएनए बना, ठीक। कैसे बन रहा है ये डीएनए, जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ है उसी की कॉपी होती जा रही है। यहाँ सी है तो यहाँ जी, यहाँ जी है तो यहाँ सी, यहाँ टी है तो यहाँ ए है तो यहाँ टी। इस तरह से इसकी कॉपी होके ये बनता जा रहा है। कौन बना रहा है इसको, ये कौन बना रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। 3 तरह के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, 1 2 3। 1 और 3 का ज्यादा रोल है, 2 का रोल अभी खास पता नहीं है, उसमें 3 का ज्यादा रोल है, 3 सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और ये आरएनए प्राइमर है, ये किसने बनाया, प्राइमेज ने। ये भी इसी की कॉम्प्लीमेंट्री है, बस फर्क क्या है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए वाले ना होकर के आरएनए वाले हैं, यानी शुगर इसमें राइबोज शुगर है, और जहां थाइमिन होता वहां यूरासिल है, जहां इधर एडेनिन है वहां इधर यूरासिल है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो डीएनए कंप्लीट तो होगा नहीं, इसमें आरएनए का पैच लग गया, तो इस आरएनए को बाद में देखिए यहां से रिमूव कर दिया गया। ये एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम इसको रिमूव भी कर देगी, ठीक है। कैसे करेंगे आगे हम देखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यही क्या करता है, इरेजेस प्राइमर। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है इस प्राइमर को इरेज कर देता है, एक एक करके हटा देता है, और जो गैप बना इस गैप को डीएनए से फिल कर देता है, डीएनए सेगमेंट से फिल कर देता है। इरेजेस, डीएनए पॉलीमरेज 1 इरेजेस प्राइमर, आरएनए प्राइमर एंड फिल्स द गैप, है ना। डीएनए पॉलीमरेज possesses 3 to 5 and 5 to 3 exonuclease activity। 3 to 5 and 5 to 3 दोनों डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोटाइड्स को काट के हटाने की भी क्षमता होती है। डीएनए पॉलीमरेज 1 में दोनों डायरेक्शन में ये इधर ये इसका 5 प्राइम है ना, और इधर 3 प्राइम है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में भी ये इसको काट के हटा सकता है, और कहीं जरूरत पड़े तो इस डायरेक्शन में भी काट के हटा सकता है, ठीक। तो इस तरह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है।
लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड 1 सेकेंड में ये सिंथेसिस कर लेता है। डीएनए पॉलीमरेज 2, इसमें भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 1 होती है, 3 to 5, 5 to 3 नहीं होती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रोल ठीक ठीक नहीं पता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर काम करेगा, और इसमें भी दोनों एक्सोन्यूक्लियस यानी इस डायरेक्शन में भी ये, देखिए पॉलीमरेज ऐसा है कि जोड़ता भी है और तोड़ता भी है, जोड़ भी सकता है और काट भी सकता है। न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता तो है ही है, जोड़ता तो है ही है ये न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, लेकिन अगर जोड़ने के बाद पीछे देखता भी चलता है। किस डायरेक्शन में सिंथेसिस कर रहा है? 5 to 3 डायरेक्शन, 5 to 3। 5 to 3 डायरेक्शन में ये सिंथेसिस कर रहा है, और जो सिंथेसिस कर लिया उसको पीछे, इसकी एक आंख पीछे भी है, पीछे देखता है कि गलती तो नहीं हो गई, और अगर कहीं गलत सिंथेसिस हो गया यानी उल्टे डायरेक्शन में 3 to 5 डायरेक्शन में, तो उस गलत न्यूक्लियोटाइड्स को काट कर निकाल भी देगा ये, है ना, जिसको हम 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, और अगर जिधर सिंथेसिस कर रहा है उसके आगे आगे कोई पहले से गड़बड़ न्यूक्लियोटाइड है 5 to 3 डायरेक्शन में, तो उसको भी हटा देगा। तो इसके में काटने की, हटाने की भी क्षमता है, जोड़ने की भी क्षमता है और काटने की भी क्षमता है। ठीक, प्रेफर्स शॉर्ट गैप्स ऑफ डीएनए टू सिंथेसाइज, जहां शॉर्ट गैप्स होते हैं वहां ये ज्यादा एक्टिव होता है। इसकी स्पीड बहुत तेज है, 1 सेकेंड में 150 न्यूक्लियोटाइड तक ये सिंथेसिस कर सकता है, और मोस्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन इज डन बाय दिस डीएनए पॉलीमरेज 3। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें, ये जो दिखाया गया है डीएनएमपी, इसको समझिए। डी का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें एक फॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट, और ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, डीएन का मतलब है कि इसमें एक शुगर और एक बेस, एक शुगर बेस इसमें है और मोनोफॉस्फेट यानी एक फॉस्फेट। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियो इस तरह के न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए एन नंबर में हो गए। एन नंबर मतलब कि मान लीजिए 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए हैं। यहां देखिए जरा, इस डायग्राम में देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये बन रहा है डीएनए, ठीक, 10 न्यूक्लियोटाइड हैं इसमें। कितने हैं इसमें? 10 न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? यहाँ 11वां न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा। यही ना, यही बस सिंथेसिस है। जो सिंथेसिस है उसका यही मतलब है। आप देखिए कि यहां से यहां तक मान लीजिए कि कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो 10 न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ 11वां जोड़ना है, यहाँ पर 11वां जोड़ना है। तो 11वां यहाँ जोड़ना है। ठीक, यहाँ 11वां जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा इसको? डीएनए पॉलीमरेज जोड़ेगा। ठीक, तो ये 10 न्यूक्लियोटाइड पर ये एक एक न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनएमपी। ठीक, ये डीएनएमपी है, ये डीएनएमपी 1, ये डीएनएमपी तीसरा, ये चौथा, ये 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। ये क्या है? एक एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को यहाँ क्या लिखा गया है? डीएनएमपी।
यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, संख्या इनकी n, यानी जो भी संख्या हो, वहां हमने एग्जाम्पल में देखा 10। अब इसके साथ 11वां जोड़ना है, इसके साथ ये 11वां जोड़ना है। ठीक, ये 11वां जो जुड़ेगा ये भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा, 3 डायरेक्शन में बढ़ रहा है ये। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा ये मोनोफॉस्फेट फॉर्म में नहीं आएगा, आएगा ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, और जब यहां जुड़ जाएगा तो मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में जुड़ेगा और 2 फॉस्फेट इसमें से अलग होके निकल जाए। ठीक, अगर मोनो ही फॉस्फेट के फॉर्म में आएगा ये तो थर्मोडायनेमिकली फीजिबल नहीं होगा कि इसमें जुड़ जाए, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा और मोनोफॉस्फेट के रूप में जुड़ जाएगा, 2 फॉस्फेट यहां से निकल के चले जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए डीएनए में है न्यूक्लियोटाइड कैसे, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में एमपी, लेकिन जो नया जुड़ने के लिए आएगा ये कैसा आएगा, ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट इसमें रहेंगे। और ये उस जो पहले से बना हुआ डीएनए, इसमें डीएनएमपीएन जो 10 संख्या में है या जो भी संख्या है, इसमें ये जुड़ जाएगा आगे। तो संख्या कितनी हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड की, n+1। कौन जोड़ा, डीएनए पॉलीमरेज। और इसको काम करने के लिए, इस एंजाइम को काम करने के लिए कुछ डाइवेलेंट आयंस की जरूरत होती है, जो सामान्यतः मैग्नीशियम होता है। अब एक मोनोफॉस्फेट तो इसमें जुड़ गया, एक फॉस्फेट को तो लेके ये जुड़ गया, ये टीपी 3 फॉस्फेट थे ना, एक फॉस्फेट के साथ इसमें जुड़ा तो इसमें के बाकी 2 कहां जाएंगे, ये 2 पायरोफॉस्फेट बनकर अलग हो गए। अब ये पायरोफॉस्फेट पायरोफॉस्फेटेज नाम के एंजाइम द्वारा इसको तोड़ा जाता है, और जब ये टूटता है तो इससे एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी निकलती है चूंकि यहाँ, इससे ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहता है। यहां पर आपको दिखाया गया है वही डीएनए का सिंथेसिस, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों होता है। ये टेम्पलेट है, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसी की कॉपी हो रही है, नकल हो रही है। अब यहाँ एक छोटा सा चेन है, प्राइमरी स्ट्रैंड है ये, जिसका ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड है इसी में अगला जुड़ना है, ये प्राइमरी स्ट्रैंड है, इसका ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड है ये शुगर है, उसके साथ ये बेस जुड़ा है 1 नंबर पर, और 5 नंबर कार्बन के साथ इधर फॉस्फेट जुड़ा हुआ। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये जो शुगर है, इसी में ये नया न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेगा। कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा भाई, अब मान लीजिए कि यहाँ थाइमीन है, यहाँ पर अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, थाइमीन। ठीक, तो ये बेस कौन सा होगा, क्या होगा ये बताइए, ये एडेनिन होगा ये होगा एडेनिन, अगर यहां पर है थाइमीन तो। ठीक, तो ये नया बेस वाला न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब इस न्यूक्लियोटाइड में देखिए कि इस न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट हैं, 3 है ना, 1 2 3, 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, यानी ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एनटीपी। कौन सा, जो बाहर से नया आ रहा है जुड़ने के लिए, जो बाहर से नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के लिए आया, कैसा है वो, ट्राइफॉस्फेट। जबकि इसके स्ट्रैंड में जो पहले से लगे हैं वो सब कैसे हैं, मोनोफॉस्फेट। यहां पे जितने हैं वो सब कैसे हैं, मोनोफॉस्फेट। हर न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर, एक बेस, एक फॉस्फेट, इसमें भी एक शुगर, एक बेस, एक फॉस्फेट। जो नया आया उसमें 3 फॉस्फेट। लेकिन ये जुड़ेगा कैसे, ये जुड़ता ऐसे है कि जो जो पुराना, जो प्राइमरी स्ट्रैंड का जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, आखिरी न्यूक्लियोटाइड के
कार्बन नंबर 3 पर, ये कार्बन नंबर 3 है, यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन नंबर 3 पर यह है ना, क्या है यह? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी अधिकता होती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज खोजता है, इसलिए ये इस फॉस्फेट के ऊपर, देखिए यहां जो एरो दिखाया गया है, इस फॉस्फेट के ऊपर इसने क्या बनाया? इस फॉस्फेट के ऊपर इसने बनाया, इसने एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। न्यूक्लियोफिलिक, ये निगेटिव चार्ज है ना, तो न्यूक्लियस पर, यहां इस फॉस्फेट ग्रुप के इसके न्यूक्लियस पर, यानी जहां के पॉजिटिव चार्ज है उस पर यह अटैक करता है। और उस अटैक से क्या होता है? उस अटैक से ये होता है कि ये यहां से इसको तोड़ देगा। इस अटैक से इसने इसको यहां से तोड़ दिया, ठीक। तो अब ये दो फॉस्फेट अलग हो गए, दो फॉस्फेट अलग हो गए। ये कहां निकल के चले गए? ये पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में ये निकल गए, दो फॉस्फेट यहां से पायरोफॉर्म के रूप में निकल गए। और जो ये फॉस्फेट बचा तीसरा वाला, ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ गया, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो फिर से एक बार समझिए, फिर से समझिए इसको। ये टेम्पलेट है डीएनए का एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड ये बन रहा है, नया बन रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि प्राइमर बना था सब, आरएनए प्राइमर, उसका ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, कार्बन नंबर 3 है ये। कार्बन नंबर 3 पर क्या है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस पर जो दो डॉट दिखाया गया है, ये क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है जो जो एक्स्ट्रा हैं, और ये जो जो इसको निगेटिव चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। अब नया न्यूक्लियोटाइड आया जुड़ने, कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड आया? डिसाइड इस तरह से होगा कि अगर यहां पर T है तो यहाँ ये बेस कौन सा होगा उस न्यूक्लियोटाइड का? A होगा। अगर यहाँ G है तो ये C होगा, अगर यहाँ C है तो ये G होगा, ठीक है। इस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो आया नया, ये कैसा है? ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है इस प्राइमर स्ट्रैंड का आखिरी, कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने इस फॉस्फेट पर एक अटैक किया। क्यों? क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव छीनने के लिए इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने इस पर अटैक किया। इस अटैक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ये टूट गया, ये तो दो फॉस्फेट ग्रुप टूट के अलग हो गए, ये दो फॉस्फेट 1 और 2, ये पीपीआई पायरोफॉस्फेट बन के अलग हो गए, और ये मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में देखिए इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ गया। अब यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH का H निकल गया, OH का एक H निकल गया, है ना, और ये फॉस्फेट ग्रुप इससे जुड़ गया, ठीक। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसी को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक। इस तरह से यही मेन मैकेनिज्म है कि एक नया न्यूक्लियोटाइड आके ये पुराना आपका हमारा स्ट्रैंड था, उसका ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड, उसमें ये एक नया न्यूक्लियोटाइड आकर ये जुड़ गया इस बॉन्ड से। ये दिस इज द बॉन्ड पुराने और नए न्यूक्लियोटाइड के बीच में, है ना। आया 3 फॉस्फेट के साथ, लेकिन जुड़ा एक फॉस्फेट में। अब देखिए किस डायरेक्शन में बढ़ा इसका, ये कार्बन कौन सा है? कार्बन नंबर 5 है, दिस इज द कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 3, दिस वाज द कार्बन नंबर 3। तो किधर बढ़ रहा है? इधर बढ़ रहा है।
अगला कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ नहीं ना जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, अगला फिर आएगा तो यहाँ जुड़ेगा, किधर, कार्बन नंबर 3 की तरफ। तो लंबाई किसकी बढ़ रही है, कार्बन नंबर 3 की लंबाई बढ़ रही है, कार्बन नंबर 3 की लंबाई बढ़ रही है। इस तरह से डीएनए का जो नया स्ट्रैंड है वो हमेशा किधर उसकी लंबाई बढ़ती है, 3 प्राइम की तरफ, है ना, 5 प्राइम की तरफ नहीं, इधर नहीं लंबाई बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी 3 की तरफ, ठीक, 5 to 3 की तरफ। रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, सिंगल ओरिजिन, शुरू कहां से होगा भाई, एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स्ड होता है कि कहां से रेप्लिकेशन शुरू हो। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें डीएनए एक पॉइंट से शुरू होता है, एक पॉइंट से रेप्लिकेशन शुरू होता है, यानी इसको हम कहते हैं सिंगल ओरिजिन। तो इस तरह से जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसाइज होते हुए आगे बढ़ता है। और सॉरी, मैं ओरिजिन की बात कर रहा था, तो कि कहां से शुरू होगा, तो हमेशा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें एक पॉइंट होता है, एक ओरिजिन का पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, दिस इज सिंगल ओरिजिन। तो प्रोकैरियोट्स में हमेशा सिंगल ओरिजिन होता है, ठीक है। अब यहां से देखिए ओरिजिन हो रहा है, अब यहां से ये डीएनए इसका डुप्लीकेशन भी हो रहा है ना, और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, और पूरा इस तरह से जो एक डीएनए था पूरा इससे 2 डीएनए बन गए। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में देखिए लंबे डीएनए होते हैं ना, ये पूरा एक लंबा सा डीएनए है, तो मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं, एक ओरिजिन, 2 ओरिजिन, 3 ओरिजिन, कई ओरिजिन्स हो सकते हैं, और कई जगह से एक साथ रेप्लिकेशन की शुरुआत हो जाती है, कई पॉइंट्स पर कई ओरिजिन से एक साथ रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन का ये थोड़ा और मैकेनिज्म दिखाया गया है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, ये कैसे खुल रहा है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज, ये सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो हेलिकेज है, हेलिकेज दिस इज दी हेलिकेज। हेलिकेज क्या कर रहा है, हेलिकेज इसको जैसे जिप कोई को खोला जाता है ना, कोई 2 जिप बंद होता है और एक उसमें जो चाबी होती है उसको आप खींचते हैं तो वो जिप खुलता जाता है वैसे ही जिप की तरह से पहले बंद रहता है और हेलिकेज क्या करता है, इसको खोलता जाता है, क्योंकि बिना खोले इसकी सिंथेसिस नहीं होगी। तो हेलिकेज ने खोल दिया, और अब एक ये जो स्ट्रैंड है इस पर डीएनए पॉलीमरेज चल रहा है, और इसको क्या कर रहा है, ये जो जितने इसके जो अब अनपेयर्ड बेसेस हैं, पहले तो यहाँ पेयर्ड थे, खुल गए तो ये अनपेयर्ड बेसेस, उन अनपेयर्ड बेसेस को पेयर करता जा रहा है, उनका पेयर ढूंढ ढूंढ के लाके यहाँ पर जोड़ता जा रहा है, ठीक। इस तरह से नए एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता जा रहा है, इस पर भी हो रहा है और इस पर भी हो रहा है। अब यहाँ 2 चीज दिया हुआ है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब थोड़ा आगे, थोड़े यहाँ देखिए, ये हेलिकेज है, ये खोल रहा है चेन को, ये हेलिक्स है, यहाँ हेलिकेज खोल रहा है, और पॉलीमरेज क्या कर रहा है, इसकी कॉपी कर रहा है। और लाइगेज क्या करता है कि जो कॉपी करने के बाद छोटे छोटे सेगमेंट्स अलग अलग बन जाते हैं, इनको जोड़ देता है। यहां देखिए लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड समझिए, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, खुल गया, एक स्ट्रैंड है इसका 5 प्राइम इधर, 3 प्राइम इधर, दूसरे का 3 प्राइम इधर, 5 प्राइम, अब ये खुल गया। जो नया बनेगा इसके साथ 2 शर्त, एक तो ये 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनेगा भाई, ठीक है, और इन दोनों को एंटी पैरेलल ही होना चाहिए। तो ये खुल गया, अब इसकी कॉपी, इस वाले स्ट्रैंड की कॉपी
देखिए ये जो एक स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड टेम्पलेट है, इसकी ये कॉपी हो रही है। अब मान लीजिए कि ये यहां तक खुला था, पहले यहीं तक ओपन हुआ, तो ये यहां से यहां तक बना, ठीक है, और खुला और आगे बढ़ गया, क्योंकि इसको 5 to 3 डायरेक्शन में चलते जाना है। ये खुल किधर रहा है, इधर खुलता जा रहा है, इधर ये देखिए ये इधर खुलता जा रहा है, ये ऐसे ऐसे खुलता जा रहा है, और इसको क्या करना है, इसकी सिंथेसिस आगे बढ़ती जाएगी और इसी डायरेक्शन में होना है, 5 to 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, 3 डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। तो ये है लीडिंग स्ट्रैंड, ये सदा आगे बढ़ता जा रहा है। इसके साथ थोड़ी सी समस्या है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, इसका इधर 3 प्राइम है ना, देखिए इधर 3 प्राइम है और इधर क्या है, इधर 5 प्राइम है। अब देखिए मान लीजिए कि पहली बार में ये यहीं तक खुला था, पहली बार में ये यहीं तक खुला था, इकट्ठे पूरा नहीं खुल जाता है, ये धीरे धीरे खुलता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, धीरे 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 ऐसे खुलते हैं ना, धीरे 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 खुलते हैं, धीरे धीरे। तो थोड़ा सा जब ये खुला, इतना ही दूर खुला, तो अब ये इधर से इधर नहीं सिंथेसिस होगी, ये किधर से किधर होगी, इधर से इधर चलेगी सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि 5 to 3 डायरेक्शन में चलना है और इसके एंटी पैरेलल भी रहना है। तो ये रेप्लिकेशन यहां से शुरू हुआ और यहां तक आया, यहां आके खत्म हुआ। अब क्या हुआ, अब ये इसके पीछे खुला ना, ये जो स्ट्रैंड है इसके पीछे इधर खुला, अब क्या करेगा, इसकी सिंथेसिस इधर तो होनी नहीं है, आगे तो जगह नहीं है, तो यहां से यहां हुआ, अब ये फिर पॉलीमरेज यहां जाएगा और फिर यहां से यहां, फिर और खुला तो पॉलीमरेज यहां जाएगा, यहां से यहां होगा, यानी हर बार पॉलीमरेज यहां से आगे बढ़ रहा है और जब ये और खुल रहा है तो अभी पीछे जाके फिर यहां से यहां शुरू कर रहा है, फिर और बढ़ा, यहां से यहां शुरू कर। अब जैसे देखिए अब ये और खुलेगा, यहां से और खुलेगा, तो अब कैसे होगा, इसको इधर नहीं ना जा सकता है, ऐसे नहीं जाएगा। ऐसे जाता तो कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, फिर ये पॉलीमरेज यहां जाएगा और यहां से आके यहां से यहां सिंथेसिस करेगा, फिर और खुलेगा तो यहां जाएगा, यहां से यहां, यानी हर बार ये टुकड़े हो जा रहे हैं ना, 1 टुकड़े, 2 टुकड़े, 3, सब टुकड़े हो जा रहे हैं। इसमें ऐसी समस्या नहीं है, ये जैसे जैसे ये खुलता जाएगा वैसे वैसे ये आगे की तरफ, इसको तो लगातार आगे बस बढ़ते जाना है, 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 ठीक। इसको कभी पीछे नहीं लौटना है, इसके पॉलीमरेज को पीछे नहीं लौटना है, सदा आगे बढ़ते जाना है। तो ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड और ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड, और यही जो छोटे छोटे सेगमेंट बन रहे हैं, ये अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट बन गए ना, इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। यहाँ पर सब कई सारे एंजाइम्स को दिखाया गया है, हेलिकेज खोल रहा है ये, है ना, डीएनए प्राइमेज आरएनए बना रहा है ये, डीएनए पॉलीमरेज ये डीएनए की नई चेन बना रहा है ये, ठीक है। ये सब डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट काम कर रहे हैं। डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो छोटे छोटे सेगमेंट बन जा रहे हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, उनको आपस में सिलना भी तो पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा ना, तो ये डीएनए लाइगेज इसके आखिरी एक न्यूक्लियोटाइड के आखिरी छोर को और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के इस छोर को, फॉस्फेट को आपस में जोड़ देता है, डीएनए लाइगेज आपस में जोड़ देता है एटीपी के मदद से। अब जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, इसमें 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में क्या है भाई, अब आप देखिए कि 5 to 3 इस डायरेक्शन में ये सिंथेसिस कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है तो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आगे अगर जरूरत है तो ये इसको यहां से काट सकता है, ठीक। 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब ये सिर्फ जोड़ ही नहीं सकता, ये काट भी सकता है, ठीक। 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इस डायरेक्शन में
उल्टे डायरेक्शन में ये यहाँ से काट सकता है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं डीएनए रेप्लिकेशन की थी, और समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और जहाँ दिक्कत होगी वो फिर से हम लोग कभी डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे एक दूसरे से, तो आपको जो डाउट होगा उसको आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।